हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स, और इसमें चैप्टर हम फर्स्ट ले रहे हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एंड क्षेत्र, अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं बच्चे। तो इसमें हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थ्योरी तो आप बहुत पढ़ चुके होंगे, तो हम यहाँ से इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जिस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे इसमें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है इसमें? तो व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेज ऑफ इतना एंड इतना कूलम चार्ज इस पर दे रखा है। 2 × 10⁻⁻7 बोलेंगे इसको, और ये 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर के अंदर रखे गए हैं। तो आपका फर्स्ट ये हो गया स्फीयर। इससे कुछ दूरी पर कितने डिस्टेंस पे दे रखा है? ये आपका 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दे रखा है। तो इस पर जो चार्ज है आपका, ये Q1 मान लिया हमने, ये Q2 हो गया। तो Q1 चार्ज आपके सामने क्या है बेटा? Q1 आपका दे रखा है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 के लिए बात करें तो वो है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और जो डिस्टेंस है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, वो R आपका दे रखा है इसमें 30 सेंटीमीटर, और इसको हम सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे बेटा, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻2 से, और ये आपका हो जाएगा मीटर। अब दोनों के बीच में हम फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स को हम किससे डिनोट करोगे? F से। तो F आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², जिसको और आप क्या लिख सकते हो? F = 1/4πε0 को हम K भी लिख देते हैं, तो K Q1 Q2 अपॉन R²। और क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले को आप? F = K की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹, और Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो जो आप अच्छे से याद हो वो इसमें फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ चल रहे हैं, कोई भी फार्मूला देखो, ये फार्मूला हम लगा लेते हैं। इसमें फार्मूला तीनों सेम है, सिर्फ हमने क्या किया है, Q जो K की वैल्यू है उसको चेंज किया है। तो F = 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 आपका दे रखा है, कितना था भाई वो देख लो आप, 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁻7। ये तो मैंने रख दी बेटा Q1 Q2 की वैल्यू। इसके नीचे हम ले लेंगे 30 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो F = क्या हो जाएगा भाई? देखो 9 × 2 × 3, ये नंबर ले लिए। अब जो पावर दे रखी है 10 की पावर आपकी 9 हो गई, इसको प्लस करेंगे 7 के साथ तो -7 और माइनस फिर 7, और अपॉन ये हो जाएगा आपका 900 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 नीचे वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा बेटा? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो 2 जीरो से, इसमें 2 जीरो से जो पावर है वो कितनी ऐड हो जाएगी? 2 ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर जो मिलेगा, ऊपर मिला 6 और 10 टू दी पावर कितनी हो गई? 7 7 14, 14 में से 9 जाएगा तो 10 टू दी पावर -5 बची, और नीचे आप देखोगे तो 10 टू दी पावर आपका -2 बच जाएगा। अब आप क्या लिखोगे? 6 × 10 टू दी पावर -5, और 10 टू दी पावर -2 को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये +2 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 × 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। इतना आपको रिपल्सन फोर्स यहाँ मिलेगा। रिपल्सन फोर्स क्यों रहेगा बेटा? क्योंकि जो दोनों चार्ज आपके दे रखे हैं वो आपके कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो वो आपका लगेगा 6 × 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो बोला गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रो कूलम
ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 म्यू कूलम माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो इसमें ये बोला गया बेटा कि दो फोर्स हैं, दो चार्ज है हमारे पास, दो चार्ज हैं, एक छोटे वाले स्फीयर पर है और दूसरा एक छोटे वाले स्फीयर पर है। पहले पर कितना है 0.4 माइक्रो कूलम और दूसरे पर है 0.8 माइक्रो कूलम। ये दो आपके स्फीयर दे रखे हैं। बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना डिस्टेंस है, तो इसको हम r मान लेते हैं। और इनके बीच का जो फोर्स है वो आपका दे रखा है, वो कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। जो फोर्स दे रखा है वो 0.2 न्यूटन फोर्स यहाँ पे दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखो पहले स्फीयर पर जो फोर्स लग रहा था वो इतना लग रहा था फर्स्ट स्फीयर पर दूसरे के कारण। अब दूसरे वाले पूछा गया है कि फर्स्ट वाले के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि क्या डिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि इसमें दे क्या रखा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाते हैं, जो आपका Q1 है वो है 0.4 माइक्रो कूलम, जिसको लिखा जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। Q2 के लिए बात करें तो वो दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलम, जिसको हम लिखेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हमने फोर्स जो दे रखा है, वो जो फोर्स है आपका ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो गिवन है वो हमने नोट कर लिया। आपसे R पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो इसमें बेटा वही जो कूलम के लॉ से हमने एक फार्मूला जो डिस्क्राइब किया था, F = KQ1 Q2 अपॉन R², इसी की हेल्प से हम यहाँ से R निकालेंगे। ठीक है। अब R निकालने के लिए क्या यूज करोगे, देखो R² इधर पहुँच जाएगा, F इधर आ जाएगा। तो कैसे, R² = KQ1 Q2 अपॉन ये आपका F। तो इस तरीके से हम R के लिए फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ से। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो R² = K की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹ होती है, और Q1 की वैल्यू दे रखी है 0.4 × 10⁻⁻6, और Q2 के लिए 0.8 × 10⁻⁻6, और अपॉन आपका जो F दे रखा है वो 0.2 न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.2 हो गया। ठीक है। अब कुछ को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब आप देखोगे, देखो पॉइंट से ये पॉइंट हम कट कर दें तो 2 से ये 4 2 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ से 9 × 2 × 0.8 और मल्टीप्लाई 10⁻⁹ -6 और -6। इतना तो आप जानते होंगे जब आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो। तो R² = हो जाएगा, कितना हो गया 9 दूनी 18, और 18 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना होता है 144, मतलब ये हो जाएगा 14.4। कितना होगा बेटा आपका 14.4, ये हो गया 14.4 हो गया। ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 और 6 हो गए 12, 12 में से 9 माइनस होगा तो 10⁻³ बच जाएगा। ठीक है। इतना आपको मिल गया यहाँ से। अब R² = अगर मैं इसको 144 लिखूँ कंप्लीट, तो 10 की पावर माइनस में हमें एक और बढ़ानी पड़ेगी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम निकालेंगे R, तो R की वैल्यू निकालने के लिए बेटा 144 × 10⁻⁻4 आ जाएगा रूट के अंदर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी वही 12 × 10⁻⁻2 मीटर में। ये किस में निकल के आई, मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये हो गया। ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई जो
फर्स्ट स्फीयर पर इतना फोर्स लग रहा है तो सेकंड स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा। तो आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको उसमें अच्छे से पता होगा कि जब दो स्फीयर आमने सामने रखे गए हैं तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही न्यूटन फोर्स इस पर लगेगा। तो दोनों F1 इक्वल टू F2 दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो F1 इक्वल टू F2 हो जाएंगे और F1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 0.2। तो देयरफॉर F2 भी कितना होगा आपका, 0.2 न्यूटन। 0.2 दे रखा है तो इसी वजह से F2 भी कितना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ आपको वैल्यूज याद रखनी है, तो थोड़ा हिंदी में कुछ चीज़ें अलग मिल सकती हैं आपको, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट किया है तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ऐसे ही ट्रांसलेट हुए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने दे रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी। एम ई कुछ चीज़ रह गई है, एम ई एम पी, ये दे रखा है एम ई एम पी इज डायमेंशनल लेस। डायमेंशनल लेस बोला गया है इसको, डायमेंशन लेस। तो लुक अब ए टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो रेशियो आपकी दे रखी है उसको आप देख लो, क्या रेशियो दे रखा है यहाँ पे, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और आपका एम पी, ये रेशियो आपका इसमें दे रखा है। तो इस फिर आपसे पूछा गया है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो आपसे पूछा गया है फिर इसकी जो वैल्यू क्या होगी, इसकी जो रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या होगी। आप देखोगे आपकी जो बुक है उसमें इसकी वैल्यू फिक्स भी दे रखी है, 2.4 कुछ इस तरीके से करके 2.4 या 2.9 × 10⁻39 कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू दे रखी है जब आप अपनी बुक में देखोगे। लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है तो इस वैल्यू से हमें कोई मतलब है नहीं, तो हम इसमें निकाल के दिखाएंगे किस तरीके से वैल्यू से मिलेगी। तो आपको ये चेक करना है पहले तो जो ये रेशियो दे रखा है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशनल लेस होता है। तो पहले तो ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए बेटा कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं कि जो आपको याद रखनी है। तो के क्या था यहाँ पर, के की वैल्यू आप नोट कर लो, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। फिर आता है ई का नंबर। ई में ई जो होता है ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इनकी डायमेंशन भी आपको याद रखनी है और इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो फिर आते हैं जी पर। तो जी की वैल्यू अगर हम देखें तो जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है बेटा 6.67 × 10⁻11 ये हो गई। फिर आता है आपका जी के बाद इसका, हाँ इसका वो भी लिखना है, डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। फिर आते हैं आपका एम ई। एम ई की वैल्यू क्या होगी, एम ई का मतलब होगा, पहले तो ये समझ लो कि एम ई क्या है। एम ई जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। फिर आ जाओ आप एम पी। एम पी होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन है कि 1.67 × 10⁻27। एम पी की वैल्यू है, एम पी आप जानते हो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब ये जब आपको इतना मटेरियल आपको अच्छे से याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो इसकी हम डायमेंशन देख लेते हैं। तो डायमेंशन देखने के लिए पहले तो आप ये समझ लो ये होता क्या है, ये होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसमें जो आपकी समरी दे रखी है बुक के अंदर उसमें पढ़ के देखना, ये जो रेशियो दे रखा है ये कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा
उसका रेशियो ये दे रखा है, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये इसका रेशियो क्या होगा। और ये नेगेटिव है, उसमें क्या है ये नेगेटिव, लेकिन हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब है नहीं, इसकी हमें सिर्फ ये देखना है कि डायमेंशनल लेस है नहीं है। तो सबसे पहले जो डायमेंशन आएगी वो के की, जो के की यूनिट जो दे रखी है वो क्या है आपकी न्यूटन, क्या दे रखी है बेटा, ध्यान देना इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, ई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, ई स्क्वायर का जो ई पर जो चार्ज दे रखा है उसकी यूनिट जो है उसका स्क्वायर, मतलब कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। फिर आते हैं नीचे, तो बेटा जी की यूनिट जो दे रखी है वो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई लगाते हैं एम ई की जो यूनिट दे रखी है वो भी के जी है, और एम पी की जो यूनिट है बेटा वो भी क्या होगी आपकी के जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी जो यूनिट दे रखी है वो सब हमने इसमें पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा, देखोगे आप कि के जी स्क्वायर के जी मतलब के जी मल्टीप्लाई के जी स्क्वायर, तो ये के जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो इसकी जो 1 वैल्यू जो मिलेगी इसी को हम क्या बोलते दे देते हैं कि नो डायमेंशन, कोई जब इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी तो डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ से बन जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं डायमेंशनल लेस, देयरफॉर इट इज डायमेंशनल लेस, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आप दे दोगे, ठीक है। अब इसका निकालते हैं रेशियो निकालने के लिए जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी वो क्या है, पहले तो ये देख लो कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और आपका एम पी, ठीक है। ये इसमें हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम अभी हम कुछ नहीं मान रहे हैं, देखो इसको यहाँ से आप चाहो तो ये हटा दो, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि ये एक रेशियो है, ठीक है। क्या है कि ये आपका रेशियो दे रखा है, बस रेशियो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो अब हम इस रेशियो को सॉल्व करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो के की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 9 × 10⁹, ये तो मैंने रख दी के की वैल्यू, मल्टीप्लाई ई का मतलब क्या होता है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ई की वैल्यू क्या थी 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसका स्क्वायर। अब आते हैं नीचे, अब आप जी की वैल्यू रख लो, देखो यहाँ सारी वैल्यू मैंने पहले से ही आपको नोट करा दी थी। तो ये 6.67 × 10⁻−11, ये तो जी की वैल्यू हो गई। अब आप रख लो एम ई की वैल्यू कितनी थी 9.1 × 10⁻31। अब मल्टीप्लाई 1.67 × 10⁻27 के, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2.56 हो जाएगा, और 10⁻−19 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻−38 हो जाएगी, ठीक है। नीचे अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसका और इसका और इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप। तो 6.67 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 9.1, फिर मल्टीप्लाई आपको करना है 1.67, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 101 यानी 101.36, ये इतना मिल जाएगा आपको। और मल्टीप्लाई 10⁻कितनी हो जाएगी -11 -31 और -27, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 9 का मल्टीप्लाई आप करोगे कितने से 2.56 से, तो ये मिलेगा आपको 23.04, और 10⁻9 -38 अपॉन 101.36, और फिर इस पावर को आप ऐड कर लोगे तो 11
प्लस 31 और प्लस 27 सबको ऐड करोगे तो 10 टू दी पावर आपकी हो जाएगी -96। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये तो ऊपर तो है आपका 23.04 और अपॉन 101.36 और 10 टू दी पावर ऊपर कितना रह जाएगा आप भाई 9 इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना रह गया आपका 38 में से माइनस कर दो कितना 9, तो ये रह जाएगा आपको 10 टू दी पावर -29 और अपॉन 10 टू दी पावर -69। ठीक है, अब बेटा इसको देखो डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो 101 दे रखा है नीचे, इतना याद रखो, ऊपर दे रखा है 23, तो 101 से आप यानी कि 100 से आप डायरेक्ट 23 को जब डिवाइड करोगे या फिर आपको कंप्लीट डिवाइड आप करके देखना चाहोगे तो कितना मिलेगा आपको, आप चेक कर सकते हो। इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा हम 101.36 से, तो ये आपको लगभग जो मिलेगा वो 0.227 कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो कि इसको आप 100 मान लो, 100 से जब आप 23 को डिवाइड करोगे तो 0.23 अप्रॉक्स वैल्यू आपको यही मिलेगी। और 10 टू दी पावर पीछे कितना रह जाएगा, 10 टू दी पावर -29 और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये +69 और सबको ऐड करोगे तो 0.23 10 टू दी पावर आपका आ जाएगा यहाँ पे 40 और एक पावर यहाँ से कम कर दो तो 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 39 और यही इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। तो ये आपका रेशियो निकल के यहाँ से बेटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, नोट कर सकते हो आप यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें आप सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बोला गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो स्टेटमेंट आपकी दे रखी है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, जिसको मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, जो लिख रखा है पहले से, तो किस तरीके से आप इसको आंसर दोगे। तो क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है आपका, क्वांटाइज्ड होता है। तो मीन्स दैट ओनली इंटीग्रल, तो इंटीग्रल को क्या बोलते हैं आप, या ऐसे बोल सकते हो होल नंबर। क्या होगा आपका होल नंबर 1 2 3 4 5 जिसको हम n से लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर भी इसको बोल सकते हैं। होल नंबर क्यों बोला है, कभी ऐसा भी हो जाता है किसी बॉडी पर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर 0। तो n से क्या समझ में आता है यहाँ से, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कोई भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो किस तरीके से होंगे, जैसे कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो कभी भी जैसे कि 0.5 इलेक्ट्रॉन या 1.2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र होता है होल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट जो होती है वो चार्ज की वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का होल मल्टीपल में जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो होल मल्टीपल में होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन या 1000 इलेक्ट्रॉन या 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन। तो वो सीधे नंबर होगा, ऐसा नहीं कि पॉइंट में कोई नंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। चार्ज कैन नॉट गेट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। तो कोई भी फ्रैक्शन जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होगा, जैसे कि 2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इसको क्वांटाइज्ड बोला गया है। तो हैंस द टोटल चार्ज पासेड बाई ए बॉडी इज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जितना भी चार्ज होता है उसका क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स।
इंटीग्रल मल्टीपल्स या होल मल्टीपल इसको हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, n। तो कहने का मतलब ये कभी भी कोई चार्ज ट्रांसफ़र होगा किसी पर, वो किस में होगा, NE फॉर्म में। और n की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो होल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। वाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम सेकंड में क्या बोल सकते हैं, लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। जैसे इसमें बोला है कि भाई अगर हम लार्ज स्केल ले लें चार्ज की तो उस पर हम एक इलेक्ट्रॉन को क्यों इग्नोर करते हैं। बोला ना, वाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक, या आई इसको बोल सकते हैं लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। जो लार्ज स्केल ऑफ चार्ज की बात होती है तो एक को हम क्यों इग्नोर कर देते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका बोला गया है। ठीक है, तो इसका किस तरीके से आप आंसर दोगे। इन द केस ऑफ लार्ज स्केल, अगर बड़े स्केल की बात हो रही है और माइक्रोस्कोपिक चार्जेज की अगर बात हो रही है, तो द चार्ज विथ इज यूज ओवर देयर इज कंपेरेटिवली टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, hence on a microscopic level the quantization of charge is of no use, therefore it is ignored and the electric charge is considered to be continuous। तो इस तरीके से इसका आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, इस केस में जो लार्ज स्केल होता है उसमें हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड मतलब फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आते हैं फिर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, चार्ज अपेयर ऑन बोथ ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विथ मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडी। अगर कोई दो बॉडीज लेते हैं तो उस पर भी फिनोमिना बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन हमें करना है किस तरीके से। जैसे हमने किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, चार्ज देखने को मिलता है, दोनों पर चार्ज आ जाता है। तो सिमिलर यही फिनोमिना हमें ऑब्जर्व करें अगर कोई दो बॉडीज लेते हैं कि उस पर भी यही होगा। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, अगर इसका आंसर किस तरीके से बोला गया बेटा, कि जब दो बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट उनको क्या करते हैं, रब करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, घिसते हैं एक दूसरे को। तो ए चार्ज इन डेवलप्ड ऑन बोथ बॉडीज, तो एक चार्ज डेवलप हो जाता है दोनों बॉडीज पर। तो दी चार्ज आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, जो ये चार्ज होता है वो इक्वल होता है लेकिन नेचर में कैसा होता है, अपोजिट। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ए चार्ज इज नॉन एज चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। द नेट चार्ज ऑन बोथ ऑफ द बॉडीज इज जीरो, जो नेट चार्ज होगा वो दोनों बॉडीज पे कितना होगा, जीरो। क्यों होगा, अभी बोला गया था ना कि वो इक्वल तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, नेचर में अपोजिट होते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड it is that an equal amount of charge repels it। उनका जो चार्ज होता है इक्वल अमाउंट होता है और चार्ज कैसा रहेगा, रिपल इट। then he rub a glass rod with a silk cloth, a charge with the opposite magnitude is generated over there,
दिस फिनोमिना इज इन कंसिस्टेंस with the law of conservation of energy. A similar phenomena is observed with many other pair of body. तो अगर कोई भी दो बॉडीज हम लेते हैं और उन दोनों बॉडियों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, उन पर चार्ज हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। एक पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एक पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर उन दोनों पर अगर चार्ज देखा जाए, टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा आपका 0। तो यही क्या होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसी को यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी दो बॉडी हैं उसको आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, चार्ज तो प्रोड्यूस होगा लेकिन दोनों पे कैसा रहेगा, अलग अलग चार्ज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, जिस तरीके से मैंने समझाया है तो आप अच्छे से समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कैसा होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इसमें 4 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं। तो क्या बोला गया है, 4 पॉइंट चार्जेज आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो उसके कॉर्नर पर 4 चार्ज रखे गए हैं, 4 चार्ज रखे गए हैं। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर यहाँ 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है। तो इस पर जो फोर्स होगा, फोर्स आपसे पूछा गया है, इस पर फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, इसका आंसर आपको देना है। तो इसको बेटा जितना अच्छे से आप समझ पाओगे तो फिगर से समझने की कोशिश आप करोगे। तो देखो यहाँ पर इतना चार्ज दे रखा है प्लस 2 माइक्रोकूलम, इस पर दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर भी जो चार्ज है आपको कितना है, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश आप करोगे। ठीक है, तो देखो इसकी बात की गई है, जो सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है इसको समझने की कोशिश करना बेटा, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जब ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। तो ये चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, ये इधर इसको रिपल करेगा, और ये वाला जो चार्ज इस वाले चार्ज को इधर क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं, मान क्या निकाल लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखो उसका क्या बोला गया है, फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू चार्ज QA एंड QC। जो दोनों से चार्ज मिले, फोर्स मिलेगा, फोर्स कितना होगा सेंटर पर। तो देखो इसको हम जो A के कारण जो फोर्स मिलेगा उसको मान लेते हैं FA। ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रहेगा किसके, FC के, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलग होगी। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से क्या लिखोगे आप, फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू चार्ज QB एंड QD। ठीक है, इसके और इसके कारण जो ऐसे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, उसको हम लिख सकते हैं FB किसके कारण लगा है फोर्स, QB के कारण, किस पर, O पर, एंड FD जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, DQ के, जो QD चार्ज दे रखा है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, तो इसको हम नेगेटिव से लिख देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम बात करते हैं नेट फोर्स
ऑन द सेंटर, नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो सेंटर है, ड्यू टू चार्जेज QA, QB, QC एंड QD। तो जो नेट फोर्स होगा कहाँ, सेंटर पे, सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा आपका, किस किस के कारण बात हो रही है यहाँ पे, जो नेट फोर्स होगा सेंटर पे, जो आपका चार्ज QA, QB और QC जो थे आपके, और एंड QD जो थे, उनके कारण जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F नेट बराबर, हम इसको लेंगे F नेट बराबर F1 या FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। तो इनके कारण ये फोर्स हो जाएंगे। तो FA को हम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस FC प्लस FB को हम लिख सकते हैं माइनस FD, और ये प्लस आपका FC और प्लस आपका FD बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप देखोगे बेटा, ये फोर्स आपका नेगेटिव और ये फोर्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, 0। तो हम बोल सकते हैं, तो इसका जो नेट फोर्स होगा ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। एक एक पॉइंट आप अच्छे से नोट करोगे तब आपके समझ में आएगा। तो हम इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन आपके 6 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छे से पढ़ लेना, और इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास को। तब तक रात